नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। ब्राजील ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी ब्रासीलिया पहुंचे। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से किया गया स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक। बिहार की बेटियों को मिलेगा सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण। मराठी पर महाराष्ट्र में महाजंग छिड़ी। कारोबारियों की रैली के खिलाफ सड़कों पर उतरे राज ठाकरे के कार्यकर्ता। बवाल करने पर पुलिस ने लिया हिरासत में। यूपी के धर्मांतरण सरगना छांगुर बाबा की हवेली पर चला योगी का बुलडोजर। अपराधियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त करेगी सरकार। भारत अमेरिका ट्रेड डील के बीच भारत पर टैरिफ का फैसला टला। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों को भेजी टैरिफ की चिट्ठी। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी ब्राजील ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद ब्रासीलिया पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। ये उनकी 5 देशों की यात्रा का चौथा चरण है। प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर स्वागत किया। इससे पहले पीएम मोदी ने ब्रिक्स देशों से महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इन सप्लाई चेन पर किसी भी देश का दबदबा नहीं होना चाहिए। मोदी ने चेतावनी दी कि रणनीतिक संसाधनों का इस्तेमाल हथियार के रूप में भी नहीं किया जाना चाहिए। उनका इशारा चीन की तरफ था, जो दुर्लभ पृथ्वी के खनिजों के उत्पादन में सबसे आगे है। ब्रिक्स में जैसे ही हिस्सा लिया उसके बाद ब्रासीलिया तो पहुंच गए, लेकिन चर्चा जो हो रही है वो ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी के भाषण की हो रही है। देखिए, ऐसे समय पे वो ब्राजील के अंदर है जहां ऑलरेडी बवाल क्रिएट कर दिया है वहां के प्रधानमंत्री ने। जी, डोनाल्ड ट्रंप को ब्राजील की तरफ से चुनौती दी गई है। कहा गया है कि हमें तानाशाह की आवश्यकता नहीं है, कोई एम्परर नहीं चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी डटे हुए हैं ब्राजील के अंदर। गट्स चाहिए। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, ब्राजील छोड़ के भाग लिया होता जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से वहां पे स्वागत हो रहा है, जिस हिसाब से वो ब्राजील के साथ नजदीकियां बना रहे हैं। बहुत बड़ा मुल्क है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क और संसाधनों से भरा पड़ा, और सबसे बड़ी चीज कि अब तक भारत ने ब्राजील को इग्नोर किया था, जिसकी वजह से चीन समेत कई सारे देशों ने वहां बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हिंदुस्तान के हित में नहीं है। अब उसको दुरुस्त किया जा रहा है, और क्या स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का ब्राजीलिया के अंदर हुआ। और यही स्वागत से डर के ये शी जिनपिंग तो नहीं आए। उनको ये लगा था कि भाई हमारे को उस तरह से स्टेट ऑनर नहीं दिया जा रहा, प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा। तो कई सारी चीजें एक साथ हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस लंबे विदेश यात्रा के दौरान भारत के लिए बहुत कुछ हासिल किया है। बिल्कुल। खबरों में अब बात नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक की। बिहार कैबिनेट ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का महिलाओं को ये जो फैसला है वो गेम चेंजर साबित होगा। अब राज्य की मूल निवासी महिलाओं को सभी सरकारी सेवाओं और पदों पर 35% आरक्षण दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, और इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आरक्षण अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं के लिए ही लागू होगा। तेजस्वी यादव लंबे वक्त से महिलाओं को आरक्षण देने की मांग भी कर रहे थे। ऐसे में नीतीश सरकार का यह फैसला राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है, खासकर चुनावी माहौल के बीच। कितना अहम फैसला नीतीश कुमार का? देखिए, बहुत ही अहम फैसला है कि चुनाव की दृष्टि से अगर आप देखिए तो साफ साफ लग रहा है कि महिलाओं के वोट्स जो नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे पड़ते हैं, उसको आपने सॉलिडिफाई कर लिया। ऑलरेडी तमाम तरह की योजनाओं के जरिए महिलाओं को फायदा पहुंचाया जा रहा है। ये एक बचा हुआ था जो मुद्दा बन सकता था, और नीतीश कुमार ने इसे भी पूरा कर दिया। 35% आरक्षण का मतलब ये है कि ओबीसी के कोटे में भी 35%, एससी के कोटे में भी 35%, एसटी के कोटे में भी 35% और जनरल के कोटे में भी 35%। कहने का मतलब ये
कि ये जो जातिगत राजनीति होती है, जो कास्ट समीकरण है, वो धड़ल्ले से टूट गया। कारण ये है कि महिलाएं अब महिला होने के नाम पे वोट करेंगी। युवा लड़कियां जो अभी कॉलेज में है या तैयारी कर रही है, फर्स्ट टाइम वोटर्स, वो इस फैसले से बड़े खुश हो गए। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार में एक अजीबोगरीब पैटर्न वोटिंग का दिखता है। पिछली बार असेंबली इलेक्शन में करीब 7% वोट महिलाओं ने ज्यादा दिया। मर्द कम वोट करते हैं, महिलाएं आगे बढ़ के वोटिंग करती हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जो मेल्स हैं बिहार के अंदर में, वोटर लिस्ट में नाम तो होता है, लेकिन वो माइग्रेटेड, वो बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं या कमाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग वोट नहीं दे पाते हैं। तो आप ये समझिए कि महिलाओं के वोट के ऊपर जिस तरीके से पहले से ही मजबूत पकड़ थी, उसे और भी सॉलिडिफाई करने में नीतीश कुमार कामयाब रहे हैं और इस फैसले का असर नतीजों में जरूर दिखेगा। बिल्कुल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद का मुद्दा और गर्माता जा रहा है। ठाणे के मीरा रोड इलाके में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने आज विरोध प्रदर्शन किया। गैर मराठी व्यापारियों के मोर्चे के विरोध में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ये मोर्चा निकाला। एमएनएस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। महाराष्ट्र में चल रहे मराठी भाषा विवाद के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान से भी राजनीतिक पारा और चढ़ गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी सांसद के बयान पर सफाई दी और कहा कि निशिकांत दुबे आम मराठी मानुष के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो उन संगठनों के बारे में बात कर रहे थे जो विवाद कर रहे हैं। भाषा विवाद महाराष्ट्र में क्या है? देखिए, कोई विवाद नहीं है, ये एब्सोल्युटली नन। भाषा के नाम पे आपको वोट मिलेगा, ये सोचकर दोनों भाई आ गए। भाषा के लिए आप आंदोलन करें, बात समझ में आती है। गुंडागर्दी आप करेंगे तो आपको महाराष्ट्र के लोग ही आपको नकार देंगे। इसी गुंडागर्दी और यही बाचाल प्रवृत्ति की वजह से दोनों ही ठाकरे को वहां की जनता ने साइडलाइन कर दिया। क्या आज इनके पास इतनी हैसियत है कि आप अपने से अकेले चुनाव लड़के कुछ सीट पा सकते हैं, चाहे उद्धव ठाकरे या राज ठाकरे हो? हर बार, हर समय, हर जगह, हर चुनाव में आपको बैसाखी की जरूरत पड़ती है। आपको लग रहा है कि आप मराठी भाषा का मामला उठा करके आप अपनी राजनीतिक जमीन जो है वो तैयार कर लेंगे, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। दूसरी बात, ये शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना हुआ करती थी, लोग उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते थे, वो इसलिए कि वो हिंदुओं को आपस में नहीं लड़ाते थे। आप ये काम कर रहे हो, आप और भी परवर्स वर्जन हो राहुल गांधी के, अखिलेश यादव के, तेजस्वी यादव के। जाति के नाम पे हिंदुओं को बांटना, और आपने तो इंतहा कर दी भाषा के नाम पे। महाराष्ट्र की जनता ना आपको इस चीज के लिए माफ करेगी और ना ही आपको इससे कोई फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपको इस भाषा के नाम पे सिर्फ एक चौराहे पे 2000 लोग ही मिल पाए। मामला बड़ा होता तो पुणे हो कि सतारा हो या फिर कोई और शहर, हर जगह यह मुद्दा बन गया होता। इसलिए ये खोई हुई जमीन, ये बीएमसी के चुनाव के लिए कि काउंसलर जीते, पार्षदों को, अपने पार्षदों को जिताने के लिए आपने ये तमाशा किया है, ये पॉलिटिकल सुसाइड से कम नहीं है। खबरों में अब बात छांगुर बाबा की। यूपी के बलरामपुर में अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन हुआ। ये कोठी अवैध तरीके से बनाई गई थी। ये वही कोठी है जिसमें छांगुर बाबा अपने गैंग के लोगों के साथ रहता था। छांगुर बाबा फिलहाल एटीएस की गिरफ्त में है। उसके काले कारनामों पर पूछताछ जारी है। छांगुर बाबा को लेकर सीएम योगी ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां राष्ट्र विरोधी हैं। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी जमालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। धर्मांतरण का जो नेक्सस ये सामने आया है, कितनी बड़ी कामयाबी योगी सरकार की। देखिए, हम लोग शुरू से इस बात को कहते आए हैं कि ये जो धर्मांतरण एक धंधा है, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा इस्लाम का ज्ञाता है, ये फ्रॉड है। वो नकली पत्थर बेचा करता था, अभी खरबपति बन गया।
कैसे? बाहर से पैसे ला करके, पैसे मिल रहे हैं, ये काम कर रहा है, रेट लिस्ट बनी हुई है। कहाँ है वो रवीश कुमार, अजीत अंजुम, वाजपेयी, इस तरह के तमाम पत्रकार, ये भौंकू मीडिया जो है, पहले कहते नहीं धर्मांतरण तो नहीं भाई, अब तो सबूत के साथ सारी चीजें सामने आ गई कि धर्मांतरण के नाम पे धंधा चल रहा है। सिर्फ यही एक नहीं है, यही एक नहीं है, इस तरह के सैकड़ों लोग हैं जो देश में विदेश से पैसे ला करके हिंदुस्तान की जनसंख्या को तबाह बर्बाद, उसकी डेमोग्राफी को चेंज करने में जुटे हुए हैं। और इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई अविलंब होनी चाहिए, और वो हुआ। कई लोग देख रहे भाई बुलडोजर जस्टिस चले जाते हैं ना भाई, कपिल सिब्बल, ये बुलडोजर जस्टिस दिया जा रहा है भाई, नकली आदमी, और वो सरकारी जमीन के ऊपर वो बनाया हुआ है, वो मौलवी मौलाना का रूप धारण करके ये धंधा चला रहा है। उसको मालूम है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी, अगर कोई बहुत बड़ा मौलाना है वो अपना जो है सरकारी जमीन के ऊपर वो कुछ कंस्ट्रक्शन कर ले, तो पहले की सरकारें छूती नहीं थी। इस तरह के लोगों को चिन्हित करके, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पंजाब में भी इससे बड़ा कांड हो रहा है धर्मांतरण का, वहां लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। तो धर्मांतरण जहां कहीं भी, इसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जहां कहीं भी प्रलोभन देकर के, पैसे देकर के, दबाव देकर के, धोखाबाजी करके अगर किया जाता है, उसके खिलाफ देश का कानून सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आदेश देता है। कोई अपने मन से धर्म बदलना चाहता है, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फ्रॉड करके, रेट लिस्ट लगा करके कि ब्राह्मण की बेटी होगी तो इतना लाख, राजपूत की बेटी होगी तो इतना लाख, और एससी की बेटी होगी तो इतना कम, ये तमाशा चल रहा है। दिक्कत क्या है, हमारे देश में इस तरह के प्रॉब्लम्स को कर्टेल करने के लिए, उसको पनिश करने के लिए मजबूत कानून ही नहीं है, कोई कानून नहीं है। नहीं तो इस तरह के काम को अंजाम देने वाले लोगों के खिलाफ स्पेशल कानून बनना चाहिए, और जो कोई भी पकड़ा जाए 1 महीने के अंदर में फांसी पे लटकाओ, देखो कैसे ये सारा धंधा जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे जो न्याय व्यवस्था, नियम कानून, वही पुराना भी है और लुंज पुंज भी है। खबरों के आखिर में बात टैरिफ पर मचे घमासान की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 जुलाई को एक बड़ा फैसला लिया, जिसमें ट्रंप ने 14 देशों पर टैरिफ लागू करने का ऐलान किया। टैरिफ लागू करने को लेकर ट्रंप ने सभी 14 देशों को लेटर भी भेज दिया है, जो 1 अगस्त से लागू होंगे, जिसमें अमेरिकी सरकार के टैरिफ वाले फैसले के बारे में जानकारी दी गई है। अमेरिका ने एशिया में अपने 2 महत्वपूर्ण सहयोगियों जापान और दक्षिण कोरिया से आयातित सामान पर भी 25% का टैरिफ लगाया है। भारत और अमेरिका के बीच बिजनेस डील को लेकर चल रही बातचीत पर ट्रंप का रुख थोड़ा नर्म है। ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर जवाबी टैरिफ लगाने के फैसले को 1 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। तो क्या है ये टैरिफ, क्यों इतना घमासान? देखिए, जो हमारी जानकारी है कि वो डील पूरा हो चुका है। हिंदुस्तान की तरफ से 2 ऑब्जेक्शंस थे कि आप डेयरी और जो एग्रीकल्चर है उस सेक्टर में अमेरिका नहीं आएगा, उसमें कोई भारत रियायत नहीं करेगा, और वो हम पाने में कामयाब रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से हमें जो लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है, जैसे टेक्सटाइल का है, जैसे फुटवेयर का है, उनके ऊपर अमेरिका से हमने रियायत भी ली है। तो एक तो थम्स अप इंडिया के लिए कि हिंदुस्तान एक डील में कामयाब रहा, और दूसरी तरफ ये जो 14 देशों की लिस्ट आई है, इस लिस्ट से एक मैसेज है कि जितने भी चाइना के साथ व्यापार करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो मित्र ही क्यों ना हो, चाहे वो जापान ही क्यों ना हो, साउथ कोरिया ही क्यों ना हो, पनिश किया जाएगा। जितने भी देश, खास करके एशियान कंट्री के, साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, 6 देशों का लिस्ट है, उसमें किसी को 35, किसी को 40, इस तरह का टैरिफ दिया गया है। और इन सब के बीच अभी चीन से बहुत नज़दीकी बढ़ा करके कोई नया खेल करना चाह रहा था बांग्लादेश, तो बांग्लादेश के तो रीढ़ की हड्डी पे चोट मारा गया है, उसे 35% कर दिया गया है। और बांग्लादेश
की पूरी इकॉनमी एक्सपोर्ट बेस्ड है। अपना 80% जो उसका जो कारोबार है वो गारमेंट्स में है, वो अमेरिका जाता है। और बड़े बड़े ब्रांड्स का अब 35% आपने लगा दिया, ये तो सड़क पे आ गए। और हिंदुस्तान उसको भरपाई करने में, आप देखिए 35% लगा दिया टेक्सटाइल के ऊपर उधर, और हिंदुस्तान को टेक्सटाइल में रियायत मिल रही है। मतलब ये कटोरा लेकर के घूमेगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश में जितना सारा कुछ होता था, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट टेक्सटाइल का बनता था, कॉटन तो हिंदुस्तान से ही जाता था। और जब से वहां बवाल मचा है पिछले साल से, तो हिंदुस्तान में तमाम कंपनियां जो हैं वो खड़ी हो रही हैं कि बांग्लादेश का सारा काम जो है वो हिंदुस्तान में हो जाए। तो एक बहुत बड़ा, एक कहिए सौगात, डोनाल्ड ट्रंप वो बातें तो तीखी तीखी कर रहे हैं, लेकिन ये फैसले जो ले रहे हैं वो हिंदुस्तान के फेवर में जा रहा है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।